नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो इमरान मसूद बोटी बोटी वाले सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? रिपोर्टर से कहते हैं। वो रिपोर्टर, वो मीडिया जिसके मालिकों की जाति पूछते हैं राहुल गांधी, और कई बार रिपोर्टरों से भी पंगा लेते हैं। लगभग वैसा ही जैसा हम आमतौर पर बहुत सारे नए-नए जो रिपोर्टर होते हैं, वो दरोगा जैसा बिहेव करने लगते हैं सड़क पर, किसी के साथ भी उलझ जाना। उसी तरह राहुल गांधी रिपोर्टर्स पर अपनी नाकामी का गुस्सा निकालते हुए कई बार देखे गए। लेकिन इमरान मसूद ने एक प्रश्न के उत्तर में उल्टे रिपोर्टर से कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश के टुकड़े कर देगी। अब रिपोर्टर्स के हाथ में होता तो पता नहीं कौन-कौन कब-कब अब तक प्रधानमंत्री बन चुके होते। लेकिन इसमें छिपे हुए संदेश और संकेत को समझने की ज़रूरत है। और इमरान मसूद से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी लगभग यही बात कही थी कि प्रियंका वाड्रा को आगे लाए जाने की माँग उठ रही है। ये माँग उठाने वाले कौन हैं? और एक बात उन्होंने और कही थी कि लोग तो मुझे भी चाहते हैं कि मैं अब राजनीति में आऊँ, जिस पर मैंने कल एक ट्वीट भी किया था, आनंद लिया था बल्कि उनकी इस बात का। तो अनुपम जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो अनुपम जी, जो नया घटनाक्रम है, इसको आप सीरियसली लेते हैं या एवं ही आए हुए बयान समझते हैं? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो इससे पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद जो आजकल प्रियंका वाड्रा के साथ साए की तरह चिपके हुए दिखाई देते हैं, उनकी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाओ, और जब रिपोर्टर कहता है कि राहुल गांधी का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि ये तो इंदिरा गांधी की दो आंखें हैं, इनमें भेद कहाँ है? लेकिन क्या ये एक सीरियस मैटर है? राहुल गांधी की लगातार नाफरमानियां, इम्पोर्टेंट समय विदेश यात्राएं और अपनी विफलताओं का ठीकरा किसी ना किसी बहाने को बनाना। देखें, एक आध बात होती है तो आदमी सोचता है कि चलिए एक आध कोई बयान होता है, एक आध कोई नेता होता है तो आदमी सोचता है कि चलिए किसी रॉ में कोई बात कह दी गई होगी। पर इमरान मसूद के पहले आप देखें कि मोहम्मद मोकिम उड़ीसा से विधायक रहे हैं लंबे समय तक कांग्रेस के, और उनकी लड़की सोफिया फिरदौस इस समय उड़ीसा की विधानसभा में पहली मुस्लिम विधायक है। 2 जनरेशन के कांग्रेसी हैं। उन्होंने अभी 10 दिन पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि खड़गे जी की जगह आप प्रियंका गांधी को ले आइए। उन्होंने तो राहुल गांधी के ऊपर कोई प्रहार भी नहीं किया था, राहुल गांधी से कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा था कि खड़गे जी वृद्ध हो गए हैं, उनकी जगह आप प्रियंका गांधी को ले आए। और उनकी इस चिट्ठी पर कांग्रेस ने उनको पार्टी से ही निकाल दिया। यानी याद रखें कि उनकी चिट्ठी में राहुल गांधी पर कहीं कोई प्रहार नहीं था। भाई, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तो है नहीं, पार्टी अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मोकिम ने खड़गे की उम्र का हवाला देते हुए प्रियंका को आगे लाने की बात कही थी। अब उसमें उनको निकाल दिया गया पार्टी से। अब 2 चीजें नजर आ रही हैं। पहली तो ये कि राहुल गांधी ऐसी किसी भी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है जो उनकी बहन की पैरवी उनके ऊपर करे। दूसरी बात, मोकिम में और मसूद में अंतर यह है कि मोकिम पूर्व विधायक थे और मसूद वर्तमान सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से, वो भी प्रियंका के खासम खास। प्रियंका ही उनको कांग्रेस में लेकर आई। तो अब ऐसे में मसूद के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि मसूद सफाई भी दे रहे हैं कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं,
मसूद के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन चाहे मुकिम हो या मसूद, इन दोनों से एक बात तो निकल कर सामने आती है, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं और आपके चैनल पर भी कई बार कह चुका हूं, कि कांग्रेस में विरासत की एक अंदरूनी जंग चल रही है। गांधी परिवार में बातें बाहर नहीं आती, इसलिए आप ये मत सोचें कि वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जैसे बाहर सड़क पर झगड़ा होने लगेगा, या फिर अखिलेश और शिवपाल जैसे झगड़ा देखने को मिलेगा, या फिर जैसे डीएमके की फैमिली में करुणानिधि के परिवार में अलागिरी और स्टालिन के बीच में झगड़ा आपको देखने को मिला, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि टीम प्रियंका कहीं ना कहीं अब बेसब्र हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि साहब अभी 2029 में 3.5 साल का समय है। उनको लग रहा है कि अभी से अगर प्रियंका गांधी को कमान नहीं दी गई तो फिर हमको 5 साल घर बैठने पड़ेगा, वो फिर बात चली जाएगी आप 2034 तक। तो इसके चलते वो एक बेसब्री नजर आ रही। देखिए, वाड्रा क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो जो बयान दिया है प्रियंका गांधी में, उन्होंने ये भी कहा है कि जनता मुझे बुला रही है। वो तो अपने बारे में भी कह रहे हैं, और उन्होंने तो अपने को लेकर पोस्टर भी छपवा दिए थे गाजियाबाद नोएडा में। तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक विधायक और पूर्व विधायक, वो भी मुस्लिम, जो कि कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर वहां से ये आवाज उठ रही है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि हाँ, पार्टी में गांधी परिवार में विरासत के लिए एक स्ट्रगल चल रहा है। एक बात और है, बहुत समय से पार्टी में इस तरह की बातें हो रही थी कि साहब राहुल गांधी प्रॉपर ठीक नेतृत्व तो नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी की मजबूरी ये है कि पिछले 80 साल से, बल्कि 100 साल से बिना गांधी नाम से पार्टी चली नहीं पाती है। सोनिया गांधी वृद्ध हो चुकी हैं, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे, और प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में आने ही नहीं दिया गया। बहरहाल 2024 ने बहुत कुछ बदल दिया है। आपने देखा कि प्रियंका वाड्रा फुल राजनीति में भी आ चुकी हैं, एक्टिव भी हैं। उसमें भी आप देखिए, प्रियंका वाड्रा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इकलौती महासचिव हैं जिनको कोई प्रभार नहीं दिया गया, कोई काम नहीं दिया गया, कोई काम नहीं दिया गया, कोई प्रभार नहीं दिया गया। उन्हें चुनाव में प्रयोग किया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं करके उन्होंने अपना काफी एक प्रयास किया था, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी जल्दी नतीजा आ भी नहीं सकता। तो उसके बाद आप देखिए, फिर उनको एकदम दूध की मक्खी की तरह हटा दिया जाता है। लेकिन प्रियंका को मौका मिल जाता है। मौका इस तरह मिल जाता है, संसद चल रही है। अच्छा, संसद का पहला हिस्सा आपने देखा कि हंगामे और विवाद में खत्म हो गया, और जब संसद में वास्तव में बातचीत शुरू हुई, जब संसद की कार्रवाई ठीक से शुरू हुई, तो राहुल गांधी भाग गए। ऐसे में आपने देखा कि प्रियंका वाड्रा को मौका मिला, और प्रियंका वाड्रा ने अपने आप को राहुल गांधी से एकदम अलग करके पोजीशन भी किया है। जैसे राहुल गांधी ने एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रियंका वाड्रा ने बाकायदा अभी जब ये दीपू दास की जब हत्या हुई तो उन्होंने पोस्ट किया, अगर वो फिलिस्तीन के नाम का बैग लेकर संसद में गई तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम, बांग्लादेश का नाम का भी, बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम का भी बैग लेकर संसद में गई। राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से बदजुबानी करते हैं, और आपने देखा कि वो माननीय प्रधानमंत्री कह के अपनी बात कहती हैं, वो भी मोदी की अनुपस्थित में भी उनको माननीय प्रधानमंत्री ही कहती हैं। आपने देखा कि वो सरकार से पंजा लड़ाना तो बहुत दूर की बात, हाथ जोड़कर नितिन गडकरी से समय मांगती नजर आती हैं, नितिन गडकरी के साथ नाश्ता करती नजर आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पीकर गप मारती हंसती नजर आती हैं। तो प्रियंका गांधी ने लगातार अपने बयानों से, अपने पोस्टों से, अपनी हरकतों से, अपने तौर तरीकों से इस बात को साबित करने का प्रयास किया है कि वो राहुल गांधी से एकदम अलग है। इसको आप गुड कॉप बैड कॉप की तरह भी देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी गुड कॉप हो गई, राहुल गांधी बैड कॉप हो गए। परंतु मेरा अपना मानना है कि सोनिया के जीते जी राहुल के ऊपर प्रियंका का
जिसे कहना चाहिए राहुल से ऊपर जाकर प्रियंका का राज्याभिषेक कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है। सोनिया कम से कम अपने रहते ये काम नहीं होने देगी। अनुपम जी, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जगह संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस का बंटवारा तय है, कांग्रेस बटेगी, विभाजन होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा में ही कहा, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इनको पकड़ेंगे, राहुल गांधी को, इनसे जवाब मांगेंगे कि बहाने बहुत हो गए हैं, ये बताइए कि पार्टी हार क्यों नहीं, जीत क्यों नहीं रही है, हार क्यों रही है। ऐसे में जो इस घटना का आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठकर के चाय भी पी रही हैं, गप्पे भी मार रही हैं, खिलखिला कर हंस भी रही हैं, सारी बातें हैं। नितिन गडकरी के पास जाती हैं, फाइलें और स्टाफ को लेकर के जाती हैं। नितिन गडकरी उनके लिए स्पेशल डिश मंगाते हैं, खिलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनकी फाइलों का निपटारा करते हैं। चंडीगढ़ शिमला मार्ग की जो उनके सुझाव थे उस पर भी, वायनाड के भी जो सुझाव थे उस पर भी तुरंत रिएक्शन देते हैं। ऐसे में क्या प्रियंका के जो समर्थक अब कांग्रेस में पैदा हो गए हैं, वो मौके की तलाश में हैं कि मौका मिले? और सोनिया गांधी क्या चाहती हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, इसका भी एक लिमिट में जाकर के, एक सीमा पर जाकर के क्या लिहाज खत्म होने वाला है, कांग्रेस बंटने वाली है? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता है कि सोनिया को अभी कांग्रेस में चुनौती देना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, ये चुनौती तो आप तब देंगे जब ये चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी खुद तैयार हो। प्रियंका गांधी स्वयं अपनी मां के खिलाफ जाती हुई मुझे नजर नहीं आती। और ऐसे में अगर जब प्रियंका खुद ही एक बैक सीट लिए रहती हैं, देखिए प्रियंका कब से एक्टिव हुई, जब से राहुल जर्मनी गए तब से वो एकदम संसद पे छा गई। और वंदे मातरम के डिबेट में भी यहाँ आप लोगों ने देखा कि उनका जो बातचीत की शैली थी वो जाहिर है राहुल गांधी से तो बेहतर ही है। हालांकि प्रियंका गांधी को भी तक सीधे जिससे कहना ये ट्रायल हुआ कहाँ है उनका। भाई राहुल गांधी अगर फेल है तो इसलिए क्योंकि उनको आजमाया गया। प्रियंका को तो सही पूछे भी तक आजमाया भी नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में आजमाया गया और आपने देखा 2% वोट लेकर वो आई। तो दूसरी बात, एक बात आपको और ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रियंका के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो अवश्य है कि एक समय ऐसा आएगा कि उनकी मम्मी और उनके भाई जेल भले ना जाएं, लेकिन चुनावी राजनीति से 6 बार कई साल के लिए डिबार हो सकते हैं। चुनावी राजनीति से अगर उनका कन्विक्शन हो जाता है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, तो चुनावी राजनीति से वो दूर चले जाएंगे। और ऐसे में प्रियंका मान के चलती हैं कि कांग्रेस के पास उनके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, क्योंकि राहुल और सोनिया के खिलाफ तो आरोप है ही, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप है। इन सब में सिर्फ प्रियंका बचती है। पर क्या प्रियंका गांधी के पास कोई बैगेज नहीं है? क्या प्रियंका गांधी इतनी पाक साफ हैं? जंगल की जमीन पे जिस तरह नियमों को बदलाव करके उनका शीश महल बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, वो चर्चा अभी भी सामने आती है। और वो तो अपने बंगले जाती भी रहती हैं। उनके पति को जिस तरह से हुड्डा की सरकार ने हरियाणा में उनके रहते हुए जिस तरह की उन्होंने फ्रॉड किए जमीन की लेन देन में, उसमें भी उनका रोल नजर आता है। और तो और अरावली हिल्स के केस में भी आप पीछे जाते हैं तो आपको हर जगह रॉबर्ट वाड्रा की छाप नजर आती है डीएलएफ के साथ। तो प्रियंका गांधी डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली ही सही, अपने पति के जरिए या अपने बंगले के जरिए, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उनको निशाना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इतने आगे नहीं है। जिस दिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे आएंगी तो उन पे भी इल्जामों की बौछार हो जाएगी। ओंकार जी, अनुपम जी, ये बताइए, सब कुछ राहुल गांधी तय कर रहे हैं कम से कम तब से जब से उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था 2013-14 से। और ये बात बार बार कही जाती है, एक बार और कह देता हूं, 90 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव हार चुके,
3 लोकसभा के चुनाव हार चुके, 2 राष्ट्रपति के चुनाव, 3 उपराष्ट्रपति के चुनाव, 3 स्पीकर के चुनाव हार चुके हैं, हरवा चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। सब कुछ तो आप तय कर रहे हैं, ये भी कि मंच से पहले आप बोलेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। तो सवाल ये है कि क्यों ना पूछा जाए आपसे कि आपके नाम के आगे उपलब्धि क्या है? पर ये सवाल तो पहले दिन से है, और ये सवाल राहुल गांधी के आगे क्यों? ये सवाल हर वंशवादी राजनेता के आगे है कि आपको सीधे लाकर टॉप पर बैठा दिया जाता है, आपके नाम के आगे उपलब्धि क्या है? अखिलेश यादव को बताएं, अखिलेश यादव कहने को 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और वो चुनाव तो मुलायम सिंह ने जीत के उनको दे दिया था। जब खुद अखिलेश यादव के चुनाव जीतने की बारी आई तो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। तो आपकी उपलब्धि क्या है? तेजस्वी यादव को लालू के नाम पर आप डिप्टी सीएम तक अवश्य पहुंच गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने चुनाव लड़ा तो आपका सुपड़ा साफ हो गया। आपकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? उदयनिधि स्टालिन की व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? उद्धव ठाकरे ने भी, आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे की क्या उपलब्धि है। मतलब इतनी बड़ी पार्टी को रसातल में मिटा दिया उन्होंने। प्रियांक खड़गे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, कक्षा 12 पास हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, आए बाएं बोलते रहते हैं, उनकी उपलब्धि क्या है? तो ये तो एक ऐसा सवाल है जो हर वंशवादी नेता के सामने है। वंशवादी नेता जब एक डायनास्ट जो होता है, एक इस तरह की राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो शुरुआती तौर पर उससे पूछा जाता है तुम्हारी उपलब्धि क्या है। राहुल गांधी के मामले में ये मामला बड़ा खराब होता है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय में उपलब्धि तो कुछ भी नहीं है, अलबत्ता आपका नेतृत्व कुछ ऐसा रहा कि माना जाता है कि अगर हंसी मजाक और मीम्स को छोड़ भी दिया जाए तो सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर्स या सीरियस जो पॉलिटिकल राइटअप है वो भी यह मानता है कि राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रांग हो रही है। तो आप मतलब वो लोग जो भाजपा से नाराज होते हैं वो भी जब राहुल गांधी की बातें सुनते हैं तो वो वापस भाजपा से जुड़ जाते हैं। मेरा दावा है कि देश विरोधी, मोदी विरोधी, आरएसएस विरोधी इन चीजों को हटा दिया जाए तो राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जो कहीं से बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव हो। वो तो सिर्फ गाली देने की राजनीति में भरोसा करते हैं। कोई राहुल गांधी से पूछे कि भाई आप अमेरिका में, यूरोप में जाकर जो अपने देश की बुराई कर रहे हो और अपने देश के लोकतंत्र को फेल बता रहे हो, उससे आपका तात्पर्य क्या है? 2023 में राहुल गांधी ने तो खुल के कहा था, मैं कल अपने शो पे दिखा रहा था, ये नवंबर या फरवरी 2023 की घटना है, जहां पे उन्होंने अमेरिका या यूरोप में कहा था कि पश्चिमी देश को भारत में दखल देना चाहिए। किस तरह का दखल देना चाहिए? फौज भेज दें यानी कि क्या क्या करें? तो राहुल गांधी तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हकीकत ये है कि उनकी उपलब्धि ये है कि सीरियस डिस्कशन से लेकर मीम्स तक लोग उनके भाजपा की ताकत का स्रोत बता रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर बता रहे हैं। ये उनकी उपलब्धि है। दो बातें निकल करके सामने आई हैं आपके इस वक्तव्य से। क्या वंशवादी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देश में? या अगर आप वंशवादी भी हैं तो आप राजशाही या शहंशाहों जैसा या शहजादों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते? आपको उसी तरीके से डिलीवर करना होगा, पब्लिक का विश्वास जीतना होगा, जैसे कि मोदी सरकार कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं और वापस चुन करके आ रही हैं। क्योंकि कांग्रेस के बारे में ये एक फुल सॉलिड एक परसेप्शन बन गया है कि कहीं अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आ भी जाते हैं, तो 5 साल बाद दोबारा वापस जनता लेकर के नहीं आती है, धकिया करके बाहर निकाल देती है। तो वंशवादी राजनीति और जो कांग्रेस का तौर तरीका है, ये भी क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इन लोगों की? इनको काम करना पड़ेगा?
सवाल ये नहीं कि उनको काम करना पड़ेगा, सवाल ये है कि जो उन्होंने काम किया भी है तो उसके बाद भी वो ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। और वंशवादी राजनीति, हाँ, इसमें दो राय नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खात्मे के करीब है, परंतु उसको झटके तो लगे, बिहार में लगे, उत्तर प्रदेश में लगे, और तमिलनाडु में अगर एक बड़ा झटका लग जाता है तो फिर देखिए आप, राहुल गांधी तो जीते जागते उसके सबूत हैं। कश्मीर में कोई और वंशवादी राजनीति के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। मुफ्ती खानदान है, अब्दुल्ला खानदान है। तो वंशवादी राजनीति भारत में समाप्त होने जा रही है, ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मैच्योर हो रहा है और जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो ये वंशवादी जो राजनेता हैं, इनको साहब जीतने में पसीना तो आ रहा है। हरियाणा भी है, हरियाणा में भी वंशवादी जो चेहरे हैं उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे वो हुड्डा चौटाला। फैमिली हो, चाहे चौटाला फैमिली हो। यस, यस। दूसरे जो पॉइंट की तरफ मैं बात कर रहा था, ये भारत विरोधी और मोदी विरोधी ही बातें करके आप क्या हासिल करेंगे? परफॉर्मेंस तो आपका ऐसा करने से सुधर नहीं रहा है। और अगर आप इसको सुधरा हुआ परफॉर्मेंस मानते हैं कि 52 से बढ़कर के 99 सीटें हो गई लोकसभा में, और ये चीजें आपको और प्रोत्साहित कर रही है, पार्लियामेंट को रोको, विदेशों की यात्रा करो, जाकर के भारत विरोधी बयानबाजी करो, मोदी विरोधी बयानबाजी करो, तो इससे आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? कहाँ पहुंचेंगे, जहां हैं वहीं हैं। और अब तो देखिए, मैं देख रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर्स हैं राजनीति के, जो इंटरनेशनल पत्रकार हैं, वो भी इस बात को पॉइंट आउट करने लगे हैं कि राहुल गांधी हमेशा अपने देश की आलोचना करते रहते हैं। एक आध बार की बात हो तो कोई सुन भी ले। अब तो धीरे धीरे हर आदमी कहने लगा है कि आप देश के बाहर आके अपने ही देश को गाली देते रहते हैं। देखिए, वो राहुल गांधी की राजनीति मुझे कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता अब तो लोग खुल के कह रहे हैं कि मोदी सरकार का हित इसी में है कि राहुल गांधी जेल ना जाएं, राहुल गांधी बाहर रहें, राहुल गांधी भाजपा के लिए वोट एकत्रित करते हैं। और ये देखिए कि राहुल गांधी का संकेत पाकर पार्टी में नीचे तक संदेश जाता है। आपने सुना कि कल दिग्विजय सिंह ने किस तरह की बात की। उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये उनका दंड है, क्योंकि भारत के हिंदू गलत कर रहे हैं, इसका दंड। तो उनके जो नीचे की लेवल के नेता हैं वो भी इसी तरह की उटपटांग बात कर रहे हैं। और आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का सनातन खत्म करने की बात करता है, उसको कोड़ और बीमारी बताता है। तो राहुल ने खुद भी एक अजीबोगरीब राजनीति की शुरुआत की है, और उनके फॉलोअर्स और उनका क्यू लेकर पार्टी में तमाम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनमें से एक भी हरकत से भाजपा को नुकसान तो दूर की बात, फायदा ही पहुंचता नजर आ रहा है। एक बात और है, बात ये है कि वंशवाद को भी अगर किनारे करें या बाकी चीजों को भी किनारे करें, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उन दिनों में एआईसीसी कवर करता था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 24 अकबर रोड रोजाना जाना होता। पार्लियामेंट भी कवर करते थे, लोकसभा, और वहां पर कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हुआ करते थे सबसे मुलाकातें हुआ करती थी। शाम को 4 बजे की जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी, एस जयपाल रेड्डी उन दिनों कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी उनके साथ होते थे, या है। जब वो रेड्डी साहब तो शायद सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। अब वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो जनता दल से आए थे और कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक कांग्रेस ही रहे। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे तो हमारे एक दूसरे मित्र थे, वो इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते थे कि उनको उनका नाम ही रख दिया था कठिन काव्य के प्रेत। तो लेकिन ये हंसी मजाक की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस दौर में भी, अटल जी के दौर में भी, सदन के भीतर सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी, उनके और अटल जी के बीच में कड़वाहट दिख जाती थी और स्पष्ट दिख जाती थी। लेकिन
तब इनके जो प्रवक्ता थे वो बेहद मैच्योर होते थे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कुछ पूछ भी लिया, तो जयपाल रेड्डी हँसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़े आराम से उस सवाल का जवाब देते थे, बड़ा बैलेंस करके जवाब देते थे। इसी तरीके से आनंद शर्मा कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। मनीष तिवारी भी, ये सब पढ़े-लिखे लोग थे। राहुल गांधी ने एक ऐसी टीम जो है मीडिया विभाग में बैठा रखी है, जिनको गाली-गलौच के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जो तैयारी के साथ भी नहीं आते हैं। क्या ये तय कर लिया है कि हमें कांग्रेस को भस्म ही करना है? क्या ये तय कर लिया है कि साहब जब भी इनके चेहरे टेलीविज़न पर्दों पर आए, तो लोग या तो टेलीविज़न चैनल बंद कर दें या कहीं दूसरी जगह चले जाएँ? क्योंकि इतने एरोगेंट चेहरों के साथ और सूजे हुए चेहरों के साथ ये लोग पैनलिस्ट बन के बैठते हैं कि लोग देखते ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो जब ये मैसेज जाए पब्लिक में, तो इससे पार्टी का हित हो रहा है या अहित हो रहा है? देखिए, प्रवक्ता की जहां तक बात है, अभी आपने जयपाल रेड्डी का जिक्र किया। मुझे तो जयपाल रेड्डी जब भी आज भी याद आते हैं तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आंखों के सामने आता है। मैंने जयपाल रेड्डी को कभी तनाव में देखा ही नहीं। मतलब वो हमेशा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, और मतलब ही वाज द डार्लिंग ऑफ द मीडिया। मीडिया उनको बहुत पसंद करती थी, पत्रकार उनको बहुत पसंद करते थे, और जाहिर सी बात है, इसीलिए उनको प्रवक्ता बनाया गया था, इसीलिए उनको सूचना प्रसारण में लाया गया था। और अभी क्या है कि जो आपको सोशल मीडिया पर एक टीम नजर आती है, पवन खेड़ा, रागिनी नायक और सुप्रिया श्रीनेत्र की मुख्य तौर पे, मैं उनकी गलती नहीं मानता। मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि भाई, जब आपका नेता ही गाली गलौज पे अमाता है, जब आपका नेता प्रधानमंत्री के लिए कहे, इस तरह कहे, मोदी कांप रहा था, अमित शाह कांप रहा था, तो फिर आप क्या, आपने तो, राहुल गांधी ने बीच में अपने प्रवक्ताओं की एक मीटिंग की थी। मैंने उसको पोस्ट किया था, मैंने कहा आज के बाद ये प्रवक्ता और जहर उगलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनको जहर के अलावा और कुछ दे भी तो नहीं पाते ना। राहुल गांधी बुरी तरह कुंठित और नाराज आदमी है। प्रियंका वाड्रा किसी हद तक उस कुंठा और नाराजगी को कम से कम उसको ओवरकम करके बात कर रही हैं, राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। तो जो उनकी कुंठा है, उनकी जो नाराजगी है, वो उनके प्रवक्ताओं में नजर आती है। और एक बात और भी है कि भाई, जो भी प्रवक्ता जरा सा भी पार्टी लाइन से इधर उधर जाता है, आपने देखा है कि वो हट भी जाता है, और जो प्रवक्ता गाली गलौज करता रहता है वो घूम फिर कर बना रहता है। तो ऐसे में आप मानकर चलें कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस की भाषा ऐसी ही रहेगी, चाहे वो संसद के अंदर हो और या संसद के बाहर। अब आखिर में चलते-चलते एक सवाल तो पूछना बनता ही है। देखिए, जीजा जी के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। इमरान मसूद के खिलाफ भी शायद ना कर पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी तो हैं और वो मुस्लिम भी हैं। कांग्रेस के भीतर क्या और इमरान मसूद पैदा होंगे, ऐसी आपको शंका लग रही है? और ये कारवां यहाँ रुकेगा या आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस के अंदर देखिए बहुत ढेर सारे इमरान मसूद पैदा हैं। आपको याद है वो क्या 21 या 23 लोगों का एक दल था जिसने कपिल सिब्बल के नेतृत्व में चिट्ठी लिखी थी। 23 जी। 23 लोग, हाँ 23 जी। तो वो वहां से बात चल रही है। शशि थरूर को हटा भी दे तो मनीष तिवारी भी बीच बीच में पार्टी लाइन से हटकर बोलते रहे हैं, और पार्टी में लोगों का दम तो घुट रहा है, इसमें तो दो राय ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसा कि आपने देखा उड़ीसा के विधायक के मामले में, कि जो सर उठा रहा है उसका सर कुचल दिया जा रहा है फिलहाल। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी डिक्टेटरशिप ना देश में चली है, ना राजनीतिक दल में चली है। एक समय के बाद ये सब चीज़ें खत्म होती हैं। आप देखें, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी पार्टी पर बुरी तरह हावी थी, पर हकीकत ये है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस के जितने विभाजन हुए कभी नहीं हुए।
इंदिरा के कांग्रेस में मुखिया रहते कांग्रेस कितनी बार डिवाइड हुई, तो ऐसा नहीं है। और इंदिरा गांधी के रहते रहते दक्षिण भारत से कांग्रेस का क्या बुरा हाल हो गया, तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो तौर तरीके हैं ये बहुत दिन नहीं चलने वाले। लेकिन कांग्रेसियों के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी बेचारगी है, उनकी मजबूरी है कि राहुल से निराश होकर वो प्रियंका वाड्रा की तरफ देख रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रियंका भी ऐसा कोई जादू या करिश्मा करने वाली नहीं है, दिखाने वाली नहीं है। वो अलग बात है कि अब वो प्रियंका से निराश हो गए अगर रेहान वाड्रा की तरफ देखने लगे, जिनके पिता का नाम हटाकर नाना का नाम लगाया गया है उसके नाम में, तो फिर कांग्रेसियों की अपनी एक गुलामी की मानसिकता है जिसके बारे में कुछ नहीं किया सकता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बहन की जो कुंडली है या जो हस्तरेखाएं हैं वो तो प्रधानमंत्री पद का योग नहीं दिखा रही हैं। देखिए, लॉजिक तो ये नहीं कहता ना, लॉजिक के हिसाब से देखें तो ना राहुल ना प्रियंका कोई देश के सर्वोच्च पद तक जाता नजर नहीं आता। बाकी तो देखिए कि चुनावी राजनीति अपने आप में अजीबोगरीब है। 2004 में जब कांग्रेस सरकार बना पाई थी तो भाजपा से ज्यादा आश्चर्य कांग्रेसियों को हो रहा था। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि 2004 में जीतेंगे। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अनुपम मिश्रा जी का चैनल है घूमता आईना, रात को लाइव करते हैं। उनको सहयोग भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।